नमस्ते, न्याय हेतु में आपका स्वागत है। इस वीडियो से आप जानेंगे संपत्ति पर कब्जा करने पर कानूनी उपचार के बारे में। यदि आपकी संपत्ति पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है, तो आपको कैसे कानूनी माध्यमों का इस्तेमाल करके अपनी संपत्ति को वापस प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम पहले उपाय पर चर्चा करेंगे, जो है आपत्ति दर्ज करना। आपत्ति दर्ज करें। उपाय के तहत आपको पुलिस स्टेशन में जाकर आपत्ति दर्ज करनी होगी। यह आपके हक की सुरक्षा के लिए पहला कदम होगा। इसमें आपको संपत्ति पर कब्जे करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एक आपत्ति दर्ज करनी होगी। आपको आपत्ति दर्ज करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, संपत्ति के प्रमाण पत्र, विवरण प्रदान करने होंगे। जब आप एक आपत्ति दर्ज करते हैं, तो आपको निर्दिष्ट समय में उपस्थित होना होगा जहां पर पुलिस आपके दावे को समय पर जांचती है। पुलिस आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी की जांच करेगी और आपको उचित दिशा निर्देश देगी। अगला उपाय है याचिका दायर करना। याचिका दायर करें। यदि आपकी आपत्ति पर पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक नहीं है, तो आप याचिका दायर कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने न्यायालय के लिए आवेदन पत्र तैयार करना होगा। आपको अपनी संपत्ति कब्जा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ याचिका दायर करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे कि संपत्ति के प्रमाण पत्र, आपत्ति की विवरणात्मक प्रतिलिपि, साक्ष्य आदि प्रदान करने होंगे। जब आप याचिका दायर करते हैं, तो आपको न्यायिक प्रक्रिया के तहत निर्दिष्ट समय में उपस्थित होना होगा। आपकी याचिका को न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाएगी और अगर न्यायालय आपकी पक्ष में फैसला करता है, तो आपको अपनी संपत्ति को वापस प्राप्त करने का अधिकार होगा। अगला उपाय है समझौता। समझौता करें। यदि आप विवाद के निपटान के लिए व्यक्ति के साथ समझौता करना चाहते हैं, तो आप उससे बातचीत कर सकते हैं। एक मीडिएशन प्रक्रिया में शामिल होकर आप दोनों पक्षों के बीच समझौता कर सकते हैं। यह आपके लिए दोनों की संतुष्टि और संपत्ति को वापस प्राप्त करने का एक संगठित तरीका हो सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप किसी भी कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, तो आपको एक प्रश्नपत्र या वकील से संपर्क करना चाहिए। वे आपको सही मार्गदर्शन और कानूनी सलाह प्रदान कर सकते हैं। यहाँ वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए मददगार साबित होगा। धन्यवाद दोस्तों। अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए संघर्ष करें और अपने कानूनी अधिकार का उपयोग करें। हमारे चैनल पर देखते रहें और नवीनतम कानूनी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और शुभकामनाएं। नमस्ते, न्याय हेतु में आपका स्वागत है। इस वीडियो से आप जानेंगे जमीन पर कब्जा कैसे हटाएं और इसमें कानूनी उपाय क्या होते हैं। यदि आप भी किसी जमीन पर कब्जे के खिलाफ लड़ रहे हैं या ऐसी किसी समस्या के सामने हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कब्जा क्या होता है। जब किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा किसी जमीन पर गैरकानूनी रूप से कब्जा कर लिया जाता है, तो उसे कब्जा कहा जाता है। हम इस वीडियो में इस समस्या को हल करने के लिए कानूनी उपायों की बात करेंगे। कब्जे के खिलाफ जब आप चलते हैं, तो पहला कदम कानूनी नोटिस भेजना होता है। कानूनी नोटिस द्वारा आप अवैध कब्जे करने वाले को सूचित करते हैं और उन्हें आपके संबंधित जमीन से हटने के लिए कहते हैं। इसके लिए आपको एक वकील से संपर्क करके कानूनी नोटिस तैयार करवानी होगी। यदि कब्जा हटाने वाले व्यक्ति नोटिस के बावजूद जमीन से हटने को तैयार नहीं होता है, तो आप पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
पुलिस आपकी शिकायत पर जांच करेगी और अवैध कब्जा करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। यदि कब्जा हटाने के लिए आपको और अधिक कानूनी सहायता चाहिए, तो आप अपने जमीन के मामले को न्यायालय में दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने वकील की सलाह लेनी चाहिए और उनके मार्गदर्शन में अपने मामले को न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। न्यायालय आपके मामले की सुनवाई करेगी और अवैध कब्जा करने वाले के खिलाफ न्यायिक निर्णय देगी। यदि आपके पक्ष में फैसला आता है, तो न्यायिक निर्णय के अनुसार कब्जा हटाने के लिए आपको संबंधित जमीन पर फिर से अधिकार प्राप्त होगा। यदि आपको न्यायिक निर्णय से असंतुष्टि है, तो आप उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। उच्च न्यायालय आपके मामले की जांच करेगी और एक नया निर्णय देगी। जमीन के पुनः प्राप्ति। अगर आपको कानूनी जमीन पर कब्जा हटाने का न्यायिक निर्णय मिलता है, तो आप जमीन को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको न्यायिक निर्णय के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। कई बार अवैध कब्जे करने वाले व्यक्ति न्यायिक निर्णय का पालन नहीं करते हैं। ऐसे मामलों में आप एक्सक्यूशनरी आदेश प्राप्त कर सकते हैं, जिसके तहत पुलिस आपकी सहायता करेगी और अवैध कब्जे करने वाले को जमीन से हटाएगी। संगठनिक सहायता। यदि आप किसी संगठन, उदाहरण के लिए एक आवास समिति या किसी ग्राम पंचायत का सदस्य हैं, तो आप उनकी सहायता ले सकते हैं। ये संगठन आपको कानूनी उपायों में मार्गदर्शन कर सकते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं कब्जा हटाने के लिए। धैर्य और संघर्ष। अंत में याद रखें कि कब्जा हटाने की प्रक्रिया में संघर्ष और धैर्य की जरूरत हो सकती है। यह एक लंबी कानूनी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन आपको आश्वस्त रहना चाहिए कि कानून स्थायी रूप से आपके हक की संरक्षा करेगा। ये थे कुछ कानूनी उपाय जिनका इस्तेमाल करके आप जमीन पर कब्जा हटा सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि ये सिर्फ सामान्य सलाह है और हर मामले में स्थानीय कानूनों और नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। आपको एक कानूनी वकील से सलाह लेनी चाहिए और अपने मामले की विशेषताओं पर विचार करना चाहिए। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा। धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल पर जुड़े रहें ताकि आप ऐसे ही उपयोगी वीडियो प्राप्त कर सकें। नमस्ते, न्याय हेतु में आपका स्वागत है। इस वीडियो से आप जानेंगे जमीन पर कब्जे को हटाने के कानूनी उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। अगर आपकी जमीन पर किसी ने अनधिकृत कब्जा कर लिया है, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। कानूनी नोटिस भेजें। पहला कदम होता है अधिकारी को जानकारी देना। आपको कानूनी नोटिस भेजकर अनधिकृत कब्जे के बारे में सूचित करना होगा। इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि कैसे एक कानूनी नोटिस तैयार करें और उसे सही तरीके से भेजें। दायर करें आपराधिक मुकदमा। अगर आपका मामला अत्यधिक गंभीर है, तो आप दायर कर सकते हैं एक आपराधिक मुकदमा। इसके लिए आपको आपराधिक शिकायत दर्ज करनी होगी और उसे संबंधित पुलिस स्थानक पर प्रस्तुत करना होगा। यह वीडियो आपको यह बताएगी कि आपराधिक मुकदमा दायर करते समय आपको कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। कोर्ट में याचिका दायर करें। यदि आपको पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक नहीं लगती है, तो आप याचिका दायर कर सकते हैं किसी उच्च न्यायालय में आपको याचिका दायर करने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और अनुसरण करने वाले कदमों के बारे में जानकारी मिलेगी। वकील की सलाह लें। संभावना है कि जमीन पर कब्जे को हटाने के लिए आपको किसी वकील की सलाह लेनी पड़ सकती है। एक वकील आपको सही मार्गदर्शन देगा, आपके कानूनी अधिकारों की रक्षा करेगा और आपको कोर्ट की प्रक्रिया में मदद करेगा।
यह वीडियो आपको जमीन पर कब्जे को हटाने के कानूनी उपायों के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करेगी। आप इस वीडियो के माध्यम से अपने कानूनी अधिकार का सही उपयोग करके अपने कब्जे को हटा सकते हैं। नमस्ते, न्याय हेतु में आपका स्वागत है। इस वीडियो से आप जानेंगे एंटिसिपेटरी बेल के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। एंटिसिपेटरी बेल एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक आरोपी आरोप के पश्चात भी न्यायिक हिरासत से बच सकता है। यह एक महत्वपूर्ण कानूनी सुरक्षा है जो सामान्यतः गंभीर आपराधिक मामलों में उपयोग होती है। चलिए हम इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानते हैं। पास आपराधिक स्थिति का अवलोकन करवाएं। एंटिसिपेटरी बेल के लिए पहला कदम होता है अपने वकील के साथ एक अधिकारी के पास जाना और अपनी आपराधिक स्थिति का अवलोकन करवाना। आपके वकील आपकी सभी जानकारी, गवाहों की सूची और साक्ष्य सबमिट करेंगे जो आपको न्यायिक हिरासत से बचाने में मदद करेंगे। आपत्तियों का प्रस्ताव तैयार करें। आपको अपनी आपत्तियों का एक विवरण तैयार करना होगा और उन्हें एक अदालती पत्रकार के सामने प्रस्तुत करना होगा। आपकी आपत्तियों में आपकी नियति और आपके पास गलती के साक्ष्य होने चाहिए जो आपकी बेल के लिए समर्थन करेंगे। अदालत में आपत्ति दायर करें। आपको एक अदालत में आपत्ति दायर करनी होगी। इसके लिए आपको अपने वकील के साथ अदालत में जाना होगा और आपकी आपत्ति को जमा करना होगा। आपकी आपत्ति अदालती पत्रकार के सामने प्रस्तुत की जाएगी और अदालत इसे सुनेगी। अदालती सुनवाई: जब आपकी आपत्ति अदालत में प्रस्तुत होती है तो एक न्यायाधीश आपकी आपत्ति को सुनता है। आपके वकील को आपकी पक्ष की प्रतिरक्षा करनी होगी और आपके लिए बेल की मांग करेगा। आपकी आपत्ति पर अदालत फैसला करेगी कि क्या आपको बेल दी जाएगी या नहीं। बेल की मांग की प्रक्रिया: यदि आपकी आपत्ति स्वीकार की जाती है तो अदालत आपको बेल देने का आदेश कर सकती है। इसके बाद आपको बेल रकम जमा करनी होगी और अनुदान के निर्देश भी आपको मिलेंगे। आपको बेल रकम जमा करने के बाद आपकी हिरासत बंद होगी और आपको अग्रिम रिहाई मिलेगी। अग्रिम रिहाई और शर्तें: जब आपको बेल दी जाती है तो आपको अग्रिम रिहाई मिलती है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी लगाई जा सकती हैं। ये शर्तें आपके द्वारा पूरी की जानी चाहिए, जैसे कि आपकी पेशेवरता, आपके नियमित आपराधिक कार्यक्रम में भागीदारी, आपकी संपत्ति की सुरक्षा आदि। अग्रिम बेल राशि की वसूली: जब आपको बेल दी जाती है तो आपको अग्रिम बेल राशि जमा करनी होगी। यह राशि आपके पास उन निर्देशों के अनुसार रखी जाती है जो आपको दी गई हैं। अगर आप उन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो आपकी बेल रद्द की जा सकती है और आपको फिर से हिरासत में लिया जा सकता है। अंतिम निर्णय: एंटिसिपेटरी बेल देने का अंतिम निर्णय अदालत के हकीम द्वारा लिया जाता है। वह निर्णय बेल के समय और बेल राशि के संबंध में होता है। आपको इस निर्णय का पालन करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी बेल की शर्तों का पूरा करते हैं। इस तरह एंटिसिपेटरी बेल एक कानूनी प्रक्रिया है जो आपको आरोप के पश्चात न्यायिक हिरासत से बचाने का अधिकार देती है। यह आपके अधिकारों की सुरक्षा करने में मदद करती है और आपको न्यायाधीश के समक्ष अपनी समर्थन आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर देती है। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण और सहायक साबित होगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो पर विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया हमसे कमेंट बॉक्स में और दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप करके पूछें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद।
नमस्ते, न्याय हेतु में आपका स्वागत है। इस वीडियो से आप जानेंगे कब्जा किए गए जमीन को कोर्ट में साबित कैसे करें। जमीन पर कब्जा कोर्ट में साबित करना एक महत्वपूर्ण और जटिल कानूनी प्रक्रिया है। यदि किसी व्यक्ति या संगठन ने आपकी जमीन पर अधिकार का अनधिकृत कब्जा किया है, तो आपको कोर्ट में इसे साबित करने की याचिका दायर करनी होगी। इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। हम आपको जमीन पर कब्जा कोर्ट में साबित करने के कदमों के बारे में विस्तार से बताएंगे। पहला कदम होता है आधिकारिक संपर्क करना। यदि आपकी जमीन पर किसी ने अनधिकृत कब्जा किया है, तो आपको उस व्यक्ति या संगठन के संपर्क में आना चाहिए। आपको उनसे संपर्क करके उन्हें आपकी मालिकाना हक की जानकारी देनी चाहिए और उन्हें आपकी जमीन से अधिकार को हटाने के लिए कहना चाहिए। इसमें संवाद का लेखा जोखा बनाकर रखें और संभवतः अदालती आदेश की मांग करें। जब आपको कब्जा किए गए जमीन को कोर्ट में साबित करने का निर्णय लेना होता है, तो आपको एक अनुभवी वकील की सलाह लेना चाहिए। वकील आपको कानूनी मामलों में मार्गदर्शन करेगा, आपके हक की रक्षा करेगा और आपको कदम से कदम मिलाकर आपकी मामले की पेशी करने में मदद करेगा। वकील को अपने मामले के बारे में विस्तार से बताएं और उनसे कानूनी राय और प्रक्रिया के बारे में पूछें। वकील की सलाह पर अदालत में अपना निर्णय लेने से पहले यकीन करें। कब्जेदार व्यक्ति या संगठन के खिलाफ अपने अधिकार को साबित करने के लिए आपको कानूनी नोटिस भेजना होगा। नोटिस एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें आप उनसे अपने मामले की विवरण, आपके अधिकार और उनके अनुचित कब्जे की जानकारी प्रदान करते हैं। आपको नोटिस में उचित मामले के बारे में सभी विवरण, अपराध का वर्णन और आपकी अदालती कार्यवाही की मांग करनी चाहिए। नोटिस को विवरणीपूर्वक, स्पष्टता से और वैधानिक प्रारूप में तैयार करें। इसे 2 साक्षात्कारी गवाहों के साथ भेजें और रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजें। नोटिस में निर्दिष्ट समय सीमा भी शामिल होनी चाहिए जिसमें आपको जमीन की वापसी की मांग करनी चाहिए। अगर नोटिस के बाद भी कब्जेदार व्यक्ति या संगठन ने आपकी जमीन को वापस नहीं किया है, तो आपको अदालत में मामले की पेशी करनी होगी। इसके लिए आपको एक अदालती याचिका दायर करनी होगी और इसमें आपको अपने मामले की पूरी जानकारी और आपके अधिकार को साबित करने के लिए सबूत प्रस्तुत करने होंगे। याचिका को आपके वकील के माध्यम से दायर करें और अदालत के नियमों और प्रक्रिया का पालन करें। याचिका में आपको स्पष्टता से उल्लेख करना चाहिए कि आपका कब्जा अनधिकृत है और उसे हटाने के लिए आपकी मांग करनी चाहिए। आपको अदालत में अपने मामले की सुनवाई के दौरान अपने अधिकार को साबित करने के लिए प्रमाण पेश करना होगा। इसके लिए आपको सभी सबूतों को तैयार रखना होगा, जैसे कि जमीन के दस्तावेज, पैमाने पर नक्शा, संपत्ति कागज, साक्षात्कारी गवाहों की अवगति आदि। गवाहों को आपके मामले की गवाही देने के लिए तैयार रखें और उनकी साक्षात्कार कराएं। सबूतों को स्पष्ट, सत्यापनीय और प्रमाणित करें ताकि वे आपकी मामले की मान्यता को बढ़ावा दे सकें। अदालत आपकी याचिका की सुनवाई करेगी और आपके प्रस्तुत किए गए सबूतों और गवाहों की साक्षात्कार करेगी। आपको अपने मामले की प्रतिबद्धता से अदालत में हाजिर होना चाहिए और अपने वकील के मार्गदर्शन में आपका जवाबदेही पूर्ण रवैया रखना चाहिए। आपको अदालत के सभी निर्णयों का पालन करना चाहिए और अदालत के सभी प्रश्नों का उचित उत्तर देना चाहिए। अदालत आपके मामले के आधार पर एक निर्णय देगी। इस निर्णय के आधार पर अदालत आपकी जमीन पर कब्जे के विरुद्ध एक आदेश जारी कर सकती है और अधिकारी को आपकी जमीन को वापस देने के लिए आदेश दे सकती है। आपको अदालत के आदेश का पालन करना होगा और आपकी जमीन को वापस प्राप्त करने के लिए अधिकारी के साथ सहयोग करना होगा। अगर कब्जेदार व्यक्ति या संगठन निर्णय का पालन नहीं करता है,
तो आप एक अधिकरण दायर कर सकते हैं और उचित न्याय के लिए संघर्ष कर सकते हैं। आपको अधिकारी के साथ सहयोग करना होगा और अदालत के आदेश का पालन करना होगा। कृपया ध्यान दें कि यह एक सामान्य मार्गदर्शन है और कानूनी विवरणों की उपलब्धता और आपके क्षेत्र के कानूनी प्रावधानों के अनुसार इसमें बदल सकती है। यदि आपके पास इस मामले के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, तो सर्वोच्च अदालत के द्वारा मान्यता प्राप्त एवं प्रमाणित वकील से संपर्क करना सुझावित है। और इसी के साथ हम इस वीडियो पर विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया हमसे कमेंट बॉक्स में और दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप करके पूछें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते, न्याय हेतु में आपका स्वागत है। इस वीडियो से आप जानेंगे पैतृक संपत्ति के बारे में। पैतृक संपत्ति क्या होती है और इसका महत्व क्या है? चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। पैतृक संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जो एक व्यक्ति को उसके पैतृक संबंधों के कारण हासिल होती है। यह संपत्ति पिता, दादा, प्रपितामह और अन्य पूर्वजों से विरासत में प्राप्त होती है। इसमें जमीन, घर, किसानी, व्यापारिक संपत्ति, सोना चांदी, स्थानीय निवेश आदि शामिल हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति एक परिवार के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह संपत्ति पीढ़ी से पीढ़ी तक चली आती है और परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसके बिना परिवार अस्थायी और असुरक्षित महसूस कर सकता है। पैतृक संपत्ति के बढ़ने से परिवार की आर्थिक वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिरता के लिए मददगार साबित होती है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के कई तरीके हो सकते हैं। सबसे सामान्य तरीके में से एक है विरासत में प्राप्ति, जिसमें परिवार के अनुसार वंशवादी नियमों के अनुसार संपत्ति बांटी जाती है। यह विधान द्वारा संरक्षित होता है और संपत्ति की विरासत में ज्यादातर मामलों में न्यायालयों की सहायता ली जाती है। अन्य तरीके में शादी या संपत्ति के बंटवारे के दौरान निर्धारित नियमों के अनुसार संपत्ति की प्राप्ति शामिल हो सकती है। पैतृक संपत्ति को कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। कई देशों में परिवारी विरासत या पैतृक संपत्ति के लिए विशेष कानून होते हैं, जो संपत्ति की सुरक्षा और वंशवादी नियमों का पालन करते हैं। ये कानून विरासत के वित्तीय और कानूनी पहलुओं को निर्धारित करते हैं और परिवार के सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। इन कानूनों का पालन करना आवश्यक होता है ताकि संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और अन्य वंशजों के खिलाफ विवादों की संभावना कम हो। पैतृक संपत्ति को बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। सबसे पहले आपको अपने पैतृक संपत्ति की वैध दस्तावेजों की सुरक्षा करनी चाहिए। यह दस्तावेजें जमीन के स्वामित्व, इमारतों के दस्तावेजें और अन्य संपत्ति से संबंधित दस्तावेजें शामिल कर सकते हैं। दूसरे, आपको संपत्ति की अच्छी रखरखाव करनी चाहिए, जिसमें नियमित रूप से संपत्ति की मरम्मत, सुरक्षा और मूल्य का माध्यमिक आकलन शामिल होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने पैतृक संपत्ति के बारे में बात की। हमने देखा कि पैतृक संपत्ति परिवार के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हमने इसके लिए कानूनी सुरक्षा और बचाने के उपायों के बारे में भी चर्चा की। यदि आपके पास कोई सवाल है या आपको इस विषय पर अधिक जानकारी चाहिए, नमस्ते, न्याय हेतु में आपका स्वागत है। इस वीडियो से आप जानेंगे जमानत क्या होती है।
जमानत की प्रकार, जमानत कराने की प्रक्रिया और कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जमानत भारतीय कानूनी प्रक्रिया में एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक आरोपी अपराधी को अदालत द्वारा विभिन्न शर्तों के तहत रिहा कराया जाता है। यह आरोपी को जमानत के अंतर्गत अदालत की यात्रा के दौरान आज़ादी प्रदान करता है। जमानत के विभिन्न प्रकार होते हैं जिनमें व्यक्ति अपने अपराध के विरुद्ध जमानत करवा सकता है। पेशेवर जमानत, जहां व्यक्ति धनराशि जमा करता है जो अदालत द्वारा निर्धारित होती है। धनराशि उसकी गरिमा के आधार पर निर्धारित की जाती है। निजी जमानत, यह जमानत व्यक्ति के द्वारा उनके स्वयं के संपत्ति के आधार पर प्रदान की जाती है। इसमें संपत्ति की मान्यता और अदालत की अनुमति की आवश्यकता होती है। जमानतनामे पर जमानत, यह जमानत एक व्यक्ति के द्वारा जमा की जाती है जो अपराध के विरुद्ध जब्त की गई संपत्ति के आधार पर प्रदान की जाती है। जमानत कराने की प्रक्रिया 3 प्रमुख चरणों पर आधारित होती है। व्यक्ति को अपने वकील के माध्यम से अदालत में जमानत के लिए आवेदन करना होता है। आवेदन में आपको अपराध का विवरण, जमानत की प्रकृति और जमानत शर्तों के बारे में बताना होगा। अदालत आपकी जमानत के लिए विभिन्न शर्तों का निर्धारण करेगी, जैसे धनराशि, जमानत कार्यवाही द्वारा नियत रहना, अपराधी द्वारा अपनी यात्रा की प्रतिबंधना आदि। अदालत आपकी जमानत के बारे में निर्धारण करेगी और जब आप जमानत की शर्तें पूरी कर देंगे, तब तक आपको जमानत दी जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें आपको जानना चाहिए जब आप जमानत करवा रहे हों। जमानत पर प्रतिबंधना का उल्लंघन, अगर जमानत पर प्रतिबंधना की शर्तें तोड़ी जाती हैं, तो आपको फिर से अदालत में उपस्थित होना हो सकता है और आपकी जमानत रद्द की जा सकती है। यदि जमानत पर आरोपी फिर से अपराध करता है या जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसकी जमानत रद्द की जा सकती है और उसे पुनः गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको अपने वकील के साथ मिलकर जमानत के प्रकार का चयन करना चाहिए और अपनी संपत्ति की मान्यता के साथ संबंधित जरूरी जानकारी प्रदान करनी चाहिए। जमानत भारतीय कानूनी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो एक आरोपी को अपनी यात्रा के दौरान आज़ादी प्रदान करता है। जब आप जमानत करवाते हैं, तो आपको जागरूक और जमानत की शर्तों का पालन करने की जरूरत होती है। अगर आपको किसी जरूरत या सहायता की आवश्यकता है, तो आपको अपने वकील से संपर्क करना चाहिए। और इसी के साथ हम इस वीडियो पर विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया हमसे कमेंट बॉक्स में और दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप करके पूछें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते, न्याय हेतु में आपका स्वागत है। इस वीडियो से आप जानेंगे, एक फर्जी बैनामे को रद्द करा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फर्जी बैनामों के चलते अनेकों लोग परेशानी झेलते हैं और इससे उनकी आदान प्रदान, आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए इससे निजात पाना आवश्यक होता है। आइए हम देखते हैं कि फर्जी बैनामे क्या होता है और इसे कैसे रद्द किया जा सकता है। फर्जी बैनामा होने के कारण कानूनी प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और आपके हक के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। पहले आपको यह समझना होगा कि फर्जी बैनामा क्या है। इस वीडियो में हम फर्जी बैनामे की परिभाषा, उसके चरित्रित लक्षण और फर्जी बैनामे की विभिन्न प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि फर्जी बैनामे को रद्द करवाने के लिए आपको कौन-कौन से कदम उठाने चाहिए। हम बात करेंगे फर्जी बैनामे के खिलाफ याचिका दायर करने
उचित समय पर कोर्ट में पेशी करने और संबंधित दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया के बारे में। हम आपको सही तरीके से याचिका दायर करने के बारे में जानकारी देंगे और आपको सभी जरूरी दस्तावेजों के बारे में भी बताएंगे। तीसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि फर्जी बैनामे को रद्द कराने के लिए एक अच्छा वकील का चयन कैसे करें। हम आपको वकील की चयन प्रक्रिया, उचित सलाह लेने के तरीके और एक अच्छे वकील की पहचान के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। चौथे और अंतिम हिस्से में हम आपको फर्जी बैनामे को रद्द करवाने के कुछ अत्यावश्यक टिप्स देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको यह समझना होगा कि फर्जी बैनामा क्या होता है। फर्जी बैनामा को एक प्रकार का धोखाधड़ी समझा जा सकता है, जहां किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर एक संपत्ति का कायदेशीर दस्तावेज तैयार किया जाता है। यह दस्तावेज आमतौर पर जमीन, मकान या किसी अन्य संपत्ति से संबंधित होता है। इस तरह के धोखाधड़ी द्वारा व्यक्तियों को अपनी संपत्ति या अधिकार के बारे में गलत सूचना दी जाती है और उनके नाम पर कानूनी दस्तावेज बनाए जाते हैं। फर्जी बैनामे की कुछ मुख्य लक्षण होते हैं। पहले, इसमें धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति या संगठन अनजाने व्यक्ति के नाम पर दस्तावेज तैयार करता है। दूसरे, यह धोखाधड़ी व्यक्ति द्वारा कानूनी तरीके से जमा किया जाता है और इसे संपत्ति के मालिक के बारे में गैरसत्य जानकारी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तीसरे, फर्जी बैनामे में धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति या संगठन की इच्छा होती है कि वह अपनी स्वार्थपरता के लिए गैरकानूनी तरीकों से संपत्ति पर काबिजा करें या अधिकार जमा करें। फर्जी बैनामे कई प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है फर्जी कब्जा, जहां किसी व्यक्ति द्वारा जमीन, मकान या संपत्ति पर नियंत्रण जमा करने के लिए धोखाधड़ी की जाती है। दूसरा प्रकार है फर्जी वसीयत, जहां किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर धोखाधड़ी के जरिए दावा किया जाता है। तीसरा प्रकार है फर्जी खरीद, जहां दो व्यक्तियों के बीच संपत्ति की बिक्री या खरीद के दौरान धोखाधड़ी की जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि फर्जी बैनामे को रद्द करवाने के लिए आपको कौन-कौन से कदम उठाने चाहिए। पहला कदम है याचिका दायर करना। आपको याचिका दायर करने के लिए अपने वकील से संपर्क करना होगा और उन्हें आपकी स्थिति की विस्तृत जानकारी प्रदान करनी होगी। वकील आपको सही मार्गदर्शन देगा और याचिका तैयार करने में मदद करेगा। दूसरा कदम है याचिका को सही समय पर कोर्ट में पेश करना। याचिका दायर करने के बाद आपको निर्धारित समय पर कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए आपको कोर्ट की सूचना और तिथि के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी और उसके अनुसार कार्रवाई करनी होगी। तीसरा कदम है संबंधित दस्तावेज जमा करना। कोर्ट में याचिका के साथ साथ आपको संबंधित दस्तावेज जमा करने की भी आवश्यकता होगी। यह दस्तावेज आपकी संपत्ति, तर्क, गवाहों की सूची और किसी भी अन्य प्रमाण को सम्मिलित कर सकते हैं। इन दस्तावेजों की सटीकता और प्रामाणिकता का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। अब हम आपको बताएंगे कि फर्जी बैनामे को रद्द करवाने के लिए आपको एक अच्छा वकील का चयन कैसे करें। पहला कदम है वकील के अनुभव की जांच करना। आपको एक ऐसे वकील की तलाश करनी चाहिए जिसके पास फर्जी बैनामे के मामले में अनुभव हो। वकील के पिछले मामलों, सफलता दर और विशेषज्ञता की जांच करें। दूसरा कदम है वकील के संपर्क में आने की क्षमता की जांच करना। एक अच्छे वकील के साथ काम करने के लिए आपको सुनिश्चित करना होगा कि उनका संपर्क आसान है और वे आपकी समस्या पर विचार करने और उसे हल करने के लिए सक्रिय रूप से संपर्क में रह सकते हैं। तीसरा कदम है वकील की वापसी के बारे में पूछताछ करना। आपको यह जानना महत्वपूर्ण है कि वकील की वापसी के लिए क्या शर्तें हैं। क्या उन्होंने आपसे शुल्क या होनररीमेंट की आवश्यकता है?
क्या वह आपके मामले के लिए समय और संसाधनों की गणना करेंगे? इससे पहले आपको संदर्भ जांच करना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए कि क्या आपकी संदर्भ उनके क्षेत्र का है और वे आपकी मदद कर सकेंगे। इस प्रकार फर्जी बैनामे को रद्द करवाने के लिए आप एक वकील से संपर्क कर सकते हैं जो आपकी सहायता करेगा और आपके मामले को समय और संसाधनों के साथ पेश करने में मदद करेगा। ध्यान दें कि यह सलाह केवल एक मार्गदर्शन है और आपको अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ वकील से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। याचिका दायर करने, कोर्ट में पेश करने और वकील का चयन करने के बाद आपको न्यायिक प्रक्रिया को धैर्य से पूरा करना होगा। यह कार्य कठिन और समय लेने वाला हो सकता है, लेकिन अगर आपका मामला साबित होता है तो आप फर्जी बैनामे को रद्द करवा सकते हैं और न्याय प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो पर विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया हमसे कमेंट बॉक्स में और दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप करके पूछें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते, न्याय हेतु में आपका स्वागत है। इस वीडियो से आप जानेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के केस में खुद को बचाना है। अगर आप पर फर्जी आरोप है और आपको डोमेस्टिक वायलेंस के केस में खुद को बचाना है तो आपको स्वयं को संरक्षित करने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। इस वीडियो में हम डोमेस्टिक वायलेंस के केस में क्या होता है, फर्जी आरोप से कैसे निपटें और आपके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कौन से कदम उठाएं, इस बारे में चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपको डोमेस्टिक वायलेंस के केस में आपके संरक्षण के लिए जरूरी जानकारी प्रदान करेगा। हम समझेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है और फर्जी आरोप के मामले में आपको कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। पहला कदम है आपकी स्थिति का समय समय पर निरीक्षण करना। अगर आपको फर्जी आरोप का सामना करना पड़ता है तो आपको अपनी स्थिति की निरीक्षण करनी चाहिए। आपको अपने घर के लोगों, पड़ोसियों या आपके साथी कर्मचारियों के साक्षात्कार करने चाहिए जो आपकी स्थिति को साक्ष्य प्रदान कर सकते हैं। दूसरा कदम है एक वकील की सलाह लेना। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में एक अच्छा वकील आपके लिए एक महत्वपूर्ण संयोजक हो सकता है। वकील आपको आपके मामले में सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करेगा और आपके हक की रक्षा करने में मदद करेगा। उन्हें अपने केस की जानकारी प्रदान करें और उनकी सलाह का पालन करें। तीसरा कदम है सबूत इकट्ठा करना। अपने केस में अपनी स्थिति को साबित करने के लिए आपको सबूतों को इकट्ठा करना होगा। इसमें चिकित्सा रिपोर्ट, चित्र, वीडियो, शाखाओं द्वारा दायित्व की दस्तावेजीकरण, लोगों के साक्षात्कार आदि शामिल हो सकते हैं। चौथा कदम है न्यायालय में याचिका दायर करना। अगर आपको डोमेस्टिक वायलेंस के केस में फर्जी आरोप का सामना करना पड़ता है तो आपको न्यायालय में याचिका दायर करनी चाहिए। याचिका के लिए एक वकील की मदद लें और आवश्यक दस्तावेजों को जमा करें। पांचवां कदम है न्यायालय के सामने अपनी स्थिति प्रस्तुत करना। न्यायालय में आपको अपनी स्थिति को समझाने के लिए उच्चाधिकारियों के सामने अपनी बात कहनी होगी। आपको अपने मामले की विस्तृत जानकारी देनी होगी और सबूतों को प्रस्तुत करना होगा। अंतिम कदम है अपनी सुरक्षा की चिंता करना। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में आपको अपनी सुरक्षा के लिए संज्ञान लेनी चाहिए। आपको अपने घर के लिए न्यायालय से सुरक्षा आदेश प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए और आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। और इसी के साथ हम इस वीडियो पर विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया हमसे कमेंट बॉक्स में और दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप करके पूछें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद।
नमस्ते, न्याय हेतु में आपका स्वागत है। इस वीडियो से आप जानेंगे पुलिस अगर अपना काम ठीक से नहीं कर रही है और आपकी शिकायत को नजरअंदाज कर रही है तो आप ऐसी स्थिति में क्या करें। तो चलिए जानते हैं पुलिस के खिलाफ शिकायत करने के विभिन्न तरीके और कौन सी आधिकारिक ताकीद करें। जब हमें किसी अपराध का शिकार होने पर या किसी दुर्घटना का सामना करने पर आपात स्थिति में पहुंचना पड़ता है तो हम सबसे पहले पुलिस की मदद के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। पुलिस हमारे समर्थन में होती है और हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करती है। लेकिन कभी-कभी कुछ अधिकारियों का व्यवहार या कामकाज ऐसा होता है जिससे हमें आपत्ति होती है और हमें लगता है कि हमारी शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे में हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ठीक तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। अपनी शिकायत की पुष्टि करें। पुलिस के खिलाफ शिकायत करने से पहले आपको अपनी शिकायत की पुष्टि करनी होगी। आपको संबंधित घटना की विवरण, तारीख, स्थान, साक्ष्य और सबूतों का संकलन करना होगा। इसके लिए आप फोटो, वीडियो, साक्ष्य दस्तावेज जैसे सभी साक्ष्यों को संग्रहित कर सकते हैं। आप अपनी शिकायत की प्रतिलिपि भी बना सकते हैं ताकि आपके पास उसका प्रमाण भी हो। पुलिस कमिश्नर। अगर आपको लगता है कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है तो आप पुलिस कमिश्नर सकते हैं। आपको पत्र में अपनी समस्या का विवरण, आपकी शिकायत की पुष्टि करने वाले सभी साक्ष्य और संबंधित विवरण शामिल करने होंगे। इसके लिए आपको पुलिस कमिश्नर ढूंढना होगा। पत्र को तारीखवार और स्वाक्षरित रूप में जमा करें। शिकायतीय संगठनों का सहारा लें। यदि पुलिस कमिश्नर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप शिकायतीय संगठनों का सहारा ले सकते हैं। भारत में कई संगठन हैं जो अपराधियों और दुर्व्यवहार के खिलाफ लोगों की सहायता करते हैं। आप इन संगठनों को अपनी समस्या के बारे में सूचित कर सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं कि वे आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। मानव अधिकार आयोग को शिकायत दर्ज करें। अगर कोई भी संगठन आपकी समस्या को हल नहीं करता है तो आप मानव अधिकार आयोग को शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मानव अधिकार आयोग एक स्वतंत्र और न्यायप्रिय संस्था है जो मानव अधिकारों की संरक्षा करती है। आपको उन्हें अपनी समस्या की विस्तृत जानकारी प्रदान करनी होगी और उनके निर्धारित प्रपत्र को भरकर जमा करना होगा। न्यायालय में मामला दर्ज करें। अगर उपरोक्त सभी साधनों के बावजूद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप न्यायालय में मामला दर्ज कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि पुलिस ने आपके अधिकारों को उल्लंघन किया है या उन्होंने अपराधियों के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की है तो आप न्यायालय में मामला दर्ज करके अपनी मांग को साक्ष्यों के साथ सबूतित कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो पर विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया हमसे कमेंट बॉक्स में और दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप करके पूछें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते, न्याय हेतु में आपका स्वागत है। इस वीडियो से आप जानेंगे कि जमीन का बंटवारा कोर्ट से कैसे कराया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जमीन को न्यायिक तरीके से विभाजित किया जाता है। वकील से संपर्क करें। जब आप जमीन का बंटवारा कराना चाहते हैं तो पहला कदम होता है एक अनुभवी वकील से संपर्क करना। वकील आपको इस प्रक्रिया के बारे में समझाएगा, आपके मामले की विवरण प्राप्त करेगा और आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
यह आपको कोर्ट की नियमों, दस्तावेजों की आवश्यकता और अन्य विवरणों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। आवेदन दर्ज करें। जब आपने वकील की सलाह ली हो और आवश्यक दस्तावेजों की व्यवस्था की हो, तो आपको अपने जमीन का बंटवारा कराने के लिए आवेदन दर्ज करना होगा। यह आपके इलाके के न्यायालय में किया जा सकता है। आपको आवेदन पत्र में अपनी जमीन की संपूर्ण विवरण, जैसे कि स्थान, आकार और आबादी संख्या को विस्तार से उल्लेख करना होगा। आपको उन सभी लोगों के नाम और पते की जानकारी भी प्रदान करनी होगी जिन्हें इस बंटवारे के अंतर्गत हिस्सेदार करने की मांग की जा रही है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके आवेदन पत्र में सभी आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र सही तरीके से संलग्न हों। उचित प्रक्रिया के अनुसार कोर्ट में उपस्थित हों। जब आपका आवेदन दर्ज हो जाता है, तो आपको उचित प्रक्रिया के अनुसार कोर्ट में उपस्थित होना होगा। इस प्रक्रिया में आपको उपस्थित होकर अपने मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के निर्णय की सुनवाई करवानी होगी। आपके वकील आपकी ओर से आपके हितों की रक्षा करेंगे और न्यायाधीश को आपके मामले की संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे। निर्णय और कार्रवाई। कोर्ट की सुनवाई के बाद न्यायाधीश आपके मामले की सुनवाई के बाद एक निर्णय देंगे। यह निर्णय आपके मामले के आधार पर होगा और इसे कोर्ट की आधिकारिक रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। इसके बाद जब निर्णय प्राप्त हो, आपको कोर्ट द्वारा निर्धारित कार्रवाई को पूरा करना होगा। दस्तावेजों का संग्रह। जब आपको जमीन का बंटवारा कराने के लिए कोर्ट का आदेश मिल जाता है, तो आपको आदेश की प्रतिलिपि की नकलें बनवानी होगी। इसके अलावा आपको अन्य दस्तावेज और प्रमाण पत्रों को संग्रह करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि संपत्ति के दस्तावेज, जमीन के नक्शे और किसी भी अन्य संबंधित दस्तावेज। जमीन का विभाजन। जब आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज होंगे, तब आपको जमीन का विभाजन करना होगा। इसके लिए आपको विभाजन के लिए जमीन पर नक्शा बनाना होगा, उन्हें ठीक तरीके से मार्क करना होगा और नए संपत्ति खातों का निर्माण करना होगा। इस प्रक्रिया के दौरान आपको स्थानीय सरकारी अधिकारियों के साथ सहयोग करना होगा। जमीन के दस्तावेज अपडेट करें। जब जमीन का विभाजन पूरा हो जाए, तो आपको जमीन के दस्तावेज को अपडेट करने की आवश्यकता होगी। इसमें नए संपत्ति खातों को जमा करना, पूर्व मौजूदा संपत्ति खातों को बंद करना और उपयुक्त कागजात को प्राप्त करना शामिल हो सकता है। आपको नए संपत्ति खातों के लिए अपने क्षेत्रीय अधिकारी के साथ संपर्क करना होगा और उनसे सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करना होगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो पर विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया हमसे कमेंट बॉक्स में और दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप करके पूछे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते, न्याय हेतु में आपका स्वागत है। इस वीडियो से आप जानेंगे कि विभाजन के बाद में संपत्ति का बंटवारा करने के बारे में विस्तार से बताएंगे। यदि आप अपने परिवार में संपत्ति के बंटवारे के लिए विभाजन का मुद्दा उठाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला चरण है कानूनी जानकारी और सलाह प्राप्त करना। विभाजन का मामला आपके लिए नया हो सकता है और यहां तक कि विवादास्पद हो सकता है। इसलिए आपको एक अनुभवी कानूनी सलाहकार से मिलना चाहिए और अपनी मामले की विशेषताओं को समझना चाहिए। वे आपको सही मार्गदर्शन देंगे और आपको संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। दूसरा चरण है संपत्ति का मूल्यांकन करना। इसमें आपको अपनी संपत्ति की मूल्यांकन करने के लिए एक संपत्ति विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए।
वे आपको बताएंगे कि संपत्ति की कीमत कैसे निर्धारित की जाती है और आपको संपत्ति के बंटवारे में इसे कैसे शामिल किया जाए। संपत्ति के मूल्यांकन से यह सुनिश्चित होगा कि विभाजन के दौरान न्यायपूर्ण और समर्थनीय बंटवारा हो सके। तीसरा चरण है विभाजन के लिए योजना बनाना। विभाजन की प्रक्रिया में आपको एक विभाजन योजना तैयार करनी होगी जिसमें बताया जाएगा कि कौन सी संपत्ति किस व्यक्ति को कैसे विभाजित की जाएगी। यह योजना कानूनी मान्यता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको अपने वकील के साथ सही योजना तैयार करनी चाहिए। चौथा चरण है कोर्ट में याचिका दाखिल करना। याचिका विभाजन के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए आपको अपने प्रशासनिक कोर्ट में एक याचिका दाखिल करनी होगी। याचिका में आपको अपनी विभाजन योजना, संपत्ति का मूल्यांकन और विभाजन के साथ संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपि साथ में जमा करनी होगी। याचिका की जांच और सुनवाई के दौरान आपको अपने वकील के साथ मौजूद रहना चाहिए। पांचवा चरण है मुख्य सुनवाई। मुख्य सुनवाई में आपको कोर्ट में पेश होकर अपनी मुद्दे की जांच और सुनवाई का सामरिक भाग बनना होगा। आपको अपनी याचिका की प्रतियां और दावों को प्रस्तुत करना होगा और विरोधी पक्ष के दावे का उत्तर देना होगा। मुख्य सुनवाई के दौरान आपको कोर्ट की निर्देशों का पालन करना होगा और अपने वकील के साथ मिलकर अपनी मामले की पक्ष को प्रस्तुत करना होगा। छठा और अंतिम चरण है अंतिम निर्णय। मुख्य सुनवाई के बाद अदालत अपना अंतिम निर्णय देगी और विभाजन की प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। अंतिम निर्णय में अदालत विभाजन की योजना को मान्यता दे सकती है या फिर एक नई योजना तैयार कर सकती है। यह निर्णय आपके मामले की सभी तरफ के लिए बाध्यकारी होगा और आपको उसे मान्यता देना होगा। सातवां और अंतिम चरण है न्यायाधीश के आदेश का पालन करना। जब अदालत निर्णय लेती है तो आपको उसे पूरा करने के लिए संपत्ति का विभाजन करना होगा। आपको अदालत द्वारा निर्धारित समय में संपत्ति का बंटवारा करना चाहिए और सभी आदेशों का पालन करना चाहिए। यदि कोई पक्ष आदेश का अवहेलना करता है तो आप उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अंत में विभाजन की प्रक्रिया के दौरान आपको सभी पक्षों के साथ सहयोग करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो सभी विवादों को विचारशीलता से हल करने की कोशिश करें और संपत्ति के बंटवारे में न्यायपूर्ण और समर्थनीय निर्णय लेने का प्रयास करें। इससे आपके मामले का निपटान तेजी से हो सकता है और सभी पक्ष संतुष्ट हो सकते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो पर विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया हमसे कमेंट बॉक्स में और दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप करके पूछें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते, न्याय हेतु में आपका स्वागत है। इस वीडियो से आप जानेंगे क्या जनरल पावर के माध्यम से खरीदी गई संपत्ति को रद्द किया जा सकता है। जी हां, जनरल पावर के माध्यम से खरीदी गई संपत्ति को रद्द किया जा सकता है। जनरल पावर एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसके तहत आप एक व्यक्ति को अधिकार और प्राधिकार प्रदान करते हैं ताकि वह आपके नाम पर कानूनी कार्रवाई कर सके। हालांकि संपत्ति की खरीद को रद्द करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण चरण अपनाने होंगे। इनमें से कुछ चरण निम्नलिखित हो सकते हैं। समझौता करें। यदि आपने पहले से ही जनरल पावर के माध्यम से संपत्ति खरीदी है और अब उसे रद्द करना चाहते हैं तो आप उस व्यक्ति के साथ समझौता कर सकते हैं। आपको संपत्ति को वापस करने के लिए संबंधित व्यक्ति के साथ संपर्क करें और समझौता करें कि आप अपने अधिकारों को कैसे वापस ले सकते हैं। नोटिस जारी करें।
अगर आपका समझौता कारगर नहीं होता है या संपत्ति के मालिक आपके अधिकारों को मान्य नहीं मानता है, तो आपको उसके खिलाफ नोटिस जारी करना पड़ सकता है। इस नोटिस में आपको अपनी संपत्ति की रद्दी की अवधि और कारणों को स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। कोर्ट में मुद्दा दर्ज करें। यदि उपरोक्त चरणों के बावजूद भी समझौता नहीं हो पाता है, तो आपको अपने मुद्दे को न्यायालय में दर्ज करना होगा। आपको एक वकील की सलाह लेनी चाहिए और उनके मार्गदर्शन में मुद्दे को सुरक्षित रूप से दर्ज करना चाहिए। इन चरणों के अलावा आपको विशेषज्ञ कानूनी सलाह लेनी चाहिए ताकि आपको अपने विशेष मामले के लिए सही और संगठित निर्णय लेने में मदद मिल सके। यह सुनिश्चित करें कि आप सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं और आपकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए आपका मामला संपूर्ण तरीके से देखा जाए। और इसी के साथ हम इस वीडियो पर विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया हमसे कमेंट बॉक्स में और दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप करके पूछें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते, न्याय हेतु में आपका स्वागत है। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं और किसी अन्य व्यक्ति को जनरल पावर देने की सोच रहे हैं, तो इस हिंदी वीडियो आपकी मदद करेगा। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जनरल पावर के कुछ उदाहरण, नुकसान और संभावित खतरों के बारे में और विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। संपत्ति का अवहेलना। जनरल पावर देने के माध्यम से आप दूसरे व्यक्ति को अपनी संपत्ति के साथ कानूनी अधिकार दे रहे होते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें प्रॉपर्टी की खरीद और विक्रय, संपत्ति का व्यवस्थापन और अन्य कानूनी निर्णय लेने की अनुमति होती है। यह अवहेलना या उल्लंघन कर सकती है और आपकी संपत्ति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। आपकी विशेष संपत्ति के लिए जोखिम। जब आप जनरल पावर देते हैं, तो आप व्यक्ति को आपकी संपत्ति पर कई तरह के कार्य करने की अनुमति देते हैं। यदि वह व्यक्ति अवचेतन या गलत तरीके से कार्य करता है, तो आपकी संपत्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नियंत्रण की हानि। जब आप जनरल पावर देते हैं, तो आप संपत्ति के नियंत्रण से हाथ धो रहे होते हैं। आपको संपत्ति की बिक्री, विक्रेता या व्यापारिक निर्णयों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है और आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। विशेष कानूनी विवाद। जब जनरल पावर का उपयोग किया जाता है, तो ऐसे कानूनी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं जिनके लिए आपको न्यायिक यात्रा पर जाने की आवश्यकता हो सकती है। इससे आपका समय, धन और तनाव बचा सकता है। इसलिए यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, तो जनरल पावर को ध्यान में रखें और संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विवेकपूर्ण निर्णय लें। और इसी के साथ हम इस वीडियो पर विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया हमसे कमेंट बॉक्स में और दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप करके पूछें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते, न्याय हेतु में आपका स्वागत है। इस वीडियो से आप जानेंगे जनरल पावर द्वारा प्रॉपर्टी की खरीद करने से पहले आपको अपनी स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं और किसी अन्य व्यक्ति को जनरल पावर देने की सोच रहे हैं, तो इसके पहले आपको समझना चाहिए कि जनरल पावर और उसके द्वारा क्या-क्या अधिकार और जिम्मेदारियां दी जाती हैं। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें एक व्यक्ति दायित्वदाता दूसरे व्यक्ति दायित्व स्वीकर्ता को अपने वित्तीय और कानूनी निर्णय लेने की अनुमति देता है।
जनरल पावर के द्वारा दायित्व स्वीकर्ता को विभिन्न कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति होती है, जैसे कि संपत्ति की खरीद और विक्रय, वित्तीय निवेश, बैंक खाते का प्रबंधन, कर रिटर्न भरना, सूचना देना, विभिन्न चालानों को साइन करना, निवेशों में बदलाव करना, संपत्ति के वितरण, वसीयत तैयार करना आदि। हालांकि जनरल पावर के उपयोग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। विशेष भरोसा और विश्वास। जब आप जनरल पावर देते हैं तो आप उस व्यक्ति पर पूर्ण विश्वास कर रहे होते हैं कि वह आपके हितों को सर्वोच्चतम प्राथमिकता देगा। लेकिन यदि यह भरोसा टूटता है तो आपकी संपत्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए जनरल पावर देने से पहले आपको व्यक्ति की विश्वसनीयता, नैतिकता और सत्यनिष्ठा का परख करना चाहिए। गलत तरीके से कार्य। जनरल पावर का उपयोग करने वाला व्यक्ति अवचेतन या गलत तरीके से कार्य कर सकता है। वह आपकी संपत्ति के खिलाफ दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय ले सकता है, जैसे कि अनधिकृत वित्तीय निवेश, अवैध भूमि खरीद, कर चोरी, पैमाने के चोरी, नकली दस्तावेजों का उपयोग आदि। नियंत्रण की हानि। जब आप जनरल पावर देते हैं तो आप संपत्ति के नियंत्रण से दूर हो जाते हैं। दायित्व स्वीकर्ता आपके अभिशाप या लपट उपयोग के कारण नियंत्रण के अधीन आपकी संपत्ति को उपयोग कर सकता है और आपके हितों के बारे में ध्यान नहीं रख सकता है। इसलिए जनरल पावर देने से पहले संपत्ति की संरचना, नियंत्रण और निगरानी का विचार करें। विधि और कानूनी प्रावधान। कई देशों में जनरल पावर का उपयोग कुछ विशेष संपत्ति की खरीद या विक्रय के लिए प्रतिबंधित हो सकता है। इसलिए आपको स्थानीय कानूनों की जांच करनी चाहिए और जानना चाहिए कि क्या आपकी स्थिति में जनरल पावर वैध है या नहीं। इसलिए जनरल पावर द्वारा प्रॉपर्टी की खरीद करने से पहले आपको अपनी स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इसे सावधानीपूर्वक उपयोग करें और किसी पेशेवर कानूनी सलाहकार से परामर्श लें। ऐसा करने से आपकी संपत्ति और हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। और इसी के साथ हम इस वीडियो पर विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया हमसे कमेंट बॉक्स में और दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप करके पूछें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते, न्याय हेतु में आपका स्वागत है। इस वीडियो से आप जानेंगे जीपीए जनरल पावर से रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया क्या होती है। जीपीए जनरल पावर से रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। तैयारी करें। आपको जीपीए का दस्तावेज तैयार करना होगा, जिसमें आपका विश्वासपत्रित नामितकारी अटॉर्नी होगा। यह व्यक्ति आपकी जगह पर संपत्ति लेने और रजिस्ट्री करने के लिए अधिकार पत्र प्राप्त करेगा। आपको संपत्ति के सभी मौजूदा दस्तावेज, वास्तु रजिस्ट्री, स्वीकृति पत्र, खाता संख्या आदि की प्रतिलिपि बनानी होगी। स्थानीय दावेदारी दफ्तर पर जाएं। स्थानीय दावेदारी दफ्तर में जाएं और एक जीपीए रजिस्ट्री दर्ज कराने के लिए आवेदन करें। आवेदन पत्र में संपत्ति का विवरण, जीपीए के नामितकारी का विवरण और आपकी अनुमति प्रदान करने के लिए अनुरोध होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ आपको संपत्ति के मौजूदा दस्तावेजों की प्रतिलिपि सबमिट करनी होगी। जीपीए नामितकारी की पहचान प्रमाणित करें। जीपीए नामितकारी को आपके साथ दावेदारी दफ्तर में जाना होगा और अपनी पहचान प्रमाणित करनी होगी। यह पहचान प्रमाण पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के रूप में हो सकती है। अनुमति प्राप्त करें। जब जीपीए नामितकारी आपके प्रतिनिधित्व में जाएगा तो आपको उपस्थित होकर उन्हें अधिकार पत्र, पावर ऑफ अटॉर्नी देना होगा। जीपीए द्वारा दस्तावेज के संपूर्ण और सही होने के बाद
वे आपके लिए संपत्ति को खरीदने और रजिस्ट्री करने के लिए योग्य होंगे। संपत्ति की रजिस्ट्री कराएं। एक बार जब जीपीए अधिकारी आपके नाम पर अधिकार पत्र प्राप्त करें, तो आप उन्हें संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए उपयुक्त दस्तावेजों के साथ दावेदारी दफ्तर में जाना होगा। आपको निर्धारित शुल्क और अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाना होगा। दावेदारी दफ्तर के अधिकारी आपके दस्तावेजों की सत्यापन करेंगे और उनके बाद आपको संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए प्रमाणित करेंगे। दस्तावेज प्राप्त करें। जब संपत्ति की रजिस्ट्री पूरी हो जाएगी, तो आपको दस्तावेज मिलेंगे जिनमें संपत्ति के मालिकाना हक का प्रमाण होगा। ये दस्तावेज आपकी संपत्ति के साक्ष्य होंगे और आपको उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। यह है जीपीए जनरल पावर से रजिस्ट्री कराने की सामान्य प्रक्रिया। कृपया ध्यान दें कि यह सलाह विवरण उपयोगकर्ताओं को सामान्य जानकारी के लिए प्रदान की गई है और आपको संपत्ति और कानूनी विवरणों को संदर्भित करके अपने वकील से संपर्क करना चाहिए। और इसी के साथ हम इस वीडियो पर विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया हमसे कमेंट बॉक्स में और दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप करके पूछें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते, न्याय हेतु में आपका स्वागत है। इस वीडियो से आप जानेंगे कि रजिस्ट्री रद्द कैसे कराएं। रजिस्ट्री रद्द कराने की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कानूनी कदम है जो किसी व्यक्ति को फर्जी या अवैध रजिस्ट्री से मुक्ति दिलाने में मदद करती है। जब आपके पास एक फर्जी रजिस्ट्री का पता चलता है, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे ताकि आप अपनी संपत्ति को सुरक्षित कर सकें। इस लेख में हम आपको रजिस्ट्री रद्द कराने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। पहला कदम है याचिका दायर करना। आपको अपने क्षेत्रीय न्यायालय में एक याचिका दायर करनी होगी जिसमें आपको फर्जी रजिस्ट्री के बारे में जानकारी और आपके अधिकारों का वर्णन करना होगा। आपको याचिका में सभी आवश्यक विवरण जैसे कि प्रतियों की प्रतिलिपि, संपत्ति का विवरण, रजिस्ट्री की तारीख और रद्द करने की अपेक्षित तारीख शामिल करना होगा। याचिका के साथ साथ आपको याचना सहित आवश्यक दस्तावेज भी सबमिट करने होंगे जैसे कि आपकी पहचान प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, संपत्ति के सभी दस्तावेज और किसी अन्य संबंधित दस्तावेज की प्रतियां। दूसरा कदम है नोटिस देना। जब आप याचिका दायर कर देते हैं, तो आपको अपने फर्जी रजिस्ट्री के खिलाफ नोटिस देना होगा। आपको यह नोटिस रजिस्ट्री धारक को पंजीकृत डाक द्वारा भेजना होगा और आपको याचिका में यह भी उल्लेख करना होगा। यह नोटिस रजिस्ट्री धारक को आपके रजिस्ट्री रद्द कराने की याचना और आपके अधिकारों की प्रतिक्रिया के बारे में जागरूक करेगा। तीसरा कदम है न्यायालय में याचिका की प्रस्तुति करना। जब आप याचिका और पर्यावरण नोटिस दे देते हैं, तो आपको अपनी याचिका को स्थानीय न्यायिक अदालत में प्रस्तुत करना होगा। यहाँ आपको याचिका के आधार पर न्यायिक तथा याचिका प्रक्रिया को पालन करना होगा। न्यायालय की संबंधित प्रक्रिया के अनुसार आपको न्यायिक सुनवाई में शामिल होना होगा और अपनी याचिका के बारे में बयान देना होगा। चौथा कदम है अदालत के निर्णय का पालन करना। जब न्यायिक सुनवाई पूरी होती है, तो अदालत एक निर्णय देती है। यदि आपकी याचिका स्वीकृत की जाती है, तो अदालत आपके फर्जी रजिस्ट्री को रद्द कर सकती है और आपको संपत्ति की सच्चाई को साबित कर सकती है। आपको अदालत के निर्णय के अनुसार कार्रवाई करनी होगी और आपको यदि आवश्यक हो तो रजिस्ट्री धारक के साथ संपर्क करना होगा और रजिस्ट्री को नए दस्तावेज और आदेश की प्रतियां प्रदान करनी होंगी। पांचवा कदम है रजिस्ट्री रद्द के प्रमाण पत्र की प्राप्ति करना। जब अदालत आपकी याचिका स्वीकृत करती है और रजिस्ट्री धारक को आदेश जारी करती है,
तो आपको रजिस्ट्री रद्द कराने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। यह प्रमाण पत्र आपके फर्जी रजिस्ट्री के रद्द होने की पुष्टि करेगा और आपको संपत्ति के साथ संबंधित किसी भी नैदानिक स्थिति से मुक्ति दिलाएगा। रजिस्ट्री रद्द कराने की प्रक्रिया कठिन और समयावधि लेने वाली हो सकती है, लेकिन यह आपको फर्जी रजिस्ट्री से मुक्ति दिलाती है और आपके अधिकारों को संरक्षित करती है। यदि आपको किसी फर्जी रजिस्ट्री के साथ संपत्ति का मामला है, तो यह सुरक्षित तरीके से रद्द करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको अपने क्षेत्रीय न्यायालय में सलाह लेनी चाहिए और उचित निर्देश और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए एक कानूनी पेशेवर से मिलना चाहिए। और इसी के साथ हम इस वीडियो पर विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया हमसे कमेंट बॉक्स में और दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप करके पूछें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते, न्याय हेतु में आपका स्वागत है। इस वीडियो से आप जानेंगे जमानत कैंसिल करवाने के आधार क्या है। जमानत राहत का एक अधिकार है जो किसी आरोपी को कथित अपराध के लिए गिरफ्तार होने के बाद उन्हें तारीख पर महकमे के समक्ष मुक्ति देता है। जब आप जमानत प्राप्त करते हैं तो आप उस अवधि के दौरान जेल में नहीं रहते हैं और अपनी अग्रिम लिबर्टी का आनंद उठा सकते हैं। हालांकि कई स्थितियों में जमानत रद्द की जा सकती है और आरोपी को पुनः गिरफ्तार किया जा सकता है। जमानत रद्द करवाने के कई आधार हो सकते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य हैं। दोषी करार। यदि जमानत प्राप्त करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया जाता है तो उसकी जमानत रद्द की जा सकती है। यदि उसे अपराध साबित किया जाता है या उसकी अपराधीनता के सबूत प्राप्त होते हैं तो महकमा उसकी जमानत को रद्द कर सकती है। नियमों का उल्लंघन। जब आप जमानत प्राप्त करते हैं तो आपको निश्चित नियमों और शर्तों का पालन करना होता है। यदि आप उन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपकी जमानत रद्द की जा सकती है। यह उल्लंघन विभिन्न हो सकते हैं, जैसे कि दूसरे अपराधों की आरोपिता, साक्ष्य छिपाना, साक्ष्य प्रश्न का जवाब न देना या न्यायालय के निर्देशों का अवहेलना करना। नई आरोप। यदि आपके खिलाफ नई आरोप दर्ज होता है तो आपकी जमानत रद्द की जा सकती है। यदि आप जमानत के दौरान दूसरे अपराध के लिए गिरफ्तार होते हैं तो यह एक आधिकारिक आपत्ति बन सकती है और आपकी जमानत को रद्द कर दिया जा सकता है। साक्ष्य छिपाना। जब आप जमानत प्राप्त करते हैं तो आपको साक्ष्य को सत्य और पूर्णता के साथ प्रस्तुत करना होता है। यदि बाद में पाया जाता है कि आपने साक्ष्य छिपाया है या झूठा साक्ष्य प्रस्तुत किया है तो आपकी जमानत रद्द की जा सकती है। इन्हीं कुछ मुख्य आधारों के आधार पर जमानत को रद्द किया जा सकता है। हालांकि यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है और आपको इसे उचित नियमों और प्रक्रियाओं के साथ फॉलो करना चाहिए। आपको एक वकील की सलाह लेनी चाहिए जो आपको जमानत रद्द करवाने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन कर सकता है और आपके हक की रक्षा कर सकता है। और इसी के साथ हम इस वीडियो पर विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया हमसे कमेंट बॉक्स में और दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप करके पूछें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते, न्याय हेतु में आपका स्वागत है। इस वीडियो से आप जानेंगे जब जमीन पर केवल कब्जा हो और कोई कागजी दस्तावेज नहीं होता है
तो एडवर्स पोसेशन, एडवर्स पोजेशन का माध्यम आपको संपत्ति के मालिकाना हक को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। एडवर्स पोसेशन के तहत यदि आप जमीन को निरंकुश रूप से और अधिकारपूर्वक प्रभावी ढंग से बहुत लंबे समय तक आपके पास रखते हैं, तो आपको उस जमीन पर कानूनी मालिकाना हक प्राप्त हो सकता है। एडवर्स पोसेशन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण तत्वों का पालन करना चाहिए। अनवांछित अधिकार, आपको जमीन के मालिक के विरुद्ध एक अनवांछित अधिकार दर्ज करना होगा। इसके लिए आपको अपने क्षेत्रीय न्यायालय में एक एडवर्स पोसेशन का मामला दर्ज करना होगा। अविचलित पोसेशन, आपको जमीन को निरंकुश और अविचलित रूप से अपने आप के पास रखना होगा। इसका मतलब है कि आपको जमीन पर बिना किसी विरोध के लंबे समय तक प्रभावी रूप से बसे रहना होगा। अच्छा विश्वास, आपको जमीन पर अपने आप को मालिक के रूप में अपनाने का अच्छा विश्वास दिखाना होगा। आपको जमीन के लिए कोई कागजी दस्तावेज नहीं होता है, इसलिए आपको दिखाना होगा कि आपका कब्जा और अधिकार निश्चित और सत्य हैं। संपत्ति का उपयोग, आपको जमीन का नियमित और स्वतंत्र रूप से उपयोग करना होगा। आपको दिखाना होगा कि आपने जमीन की देखभाल की है, उसे बनाए रखा है और उस पर अपने व्यापारिक या व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया है। समय, एडवर्स पोसेशन की प्रक्रिया में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको अपने राज्य या क्षेत्रीय कानूनों के अनुसार निर्धारित समयावधि तक जमीन पर कब्जा करना होगा। इसके बाद आपको अपने क्षेत्रीय न्यायालय में अपना अधिकार दावा करना होगा। ध्यान दें कि एडवर्स पोसेशन की प्रक्रिया कानूनी मार्गदर्शन और मामले के विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करती है। आपको अपने क्षेत्रीय वकील से संपर्क करना चाहिए और वे आपको आपके क्षेत्र के नियमों और कानूनों के बारे में अधिक जानकारी देंगे। वे आपको आपके मामले के विशेषताओं के आधार पर एक युक्तिसंगत और संभावनाओं के साथ सलाह दे सकते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो पर विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया हमसे कमेंट बॉक्स में और दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप करके पूछें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते, न्याय हेतु में आपका स्वागत है। इस वीडियो से आप जानेंगे, जब जमीन या संपत्ति के विवाद मामले में पुलिस की बात आती है तो पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां और प्राधिकार होते हैं। इस वीडियो में कुछ बताए गए प्रक्रिया के दौरान पुलिस अपने पावर का उपयोग कर सकती है। एफआईआर दर्ज करना, जब जमीन या संपत्ति के विवाद में उपदिष्ट अपराध होता है तो पुलिस को आपकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने का प्राधिकार होता है। आपकी शिकायत पर आधारित जांच करने के बाद पुलिस एक आधिकारिक रिपोर्ट तैयार करेगी और एफआईआर दर्ज करेगी। जांच करना पुलिस का कार्य होता है, जमीन या संपत्ति के विवाद में जांच करना। वे आपकी शिकायत पर आधारित जांच करेंगे और आपकी संपत्ति की स्थिति को निर्धारित करेंगे। यह जांच शामिल कर सकती है गवाहों के साक्ष्य, अधिकारियों के साक्ष्य, आपत्तिजनक गतिविधियों की जांच आदि। अरेस्ट करना, जब किसी व्यक्ति पर जमीन या संपत्ति के विवाद के संबंध में अपराध के आरोप होते हैं तो पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है। अरेस्ट के लिए पुलिस को अपराधी के खिलाफ प्रमाण प्राप्त करना होगा और उसके बाद वे उसे गिरफ्तार करेंगे। संज्ञेय आदेश प्राप्त करना, जब जमीन या संपत्ति के विवाद में आपको संज्ञेय आदेश की आवश्यकता होती है तो पुलिस आपके लिए संज्ञेय आदेश प्राप्त कर सकती है। संज्ञेय आदेश आपकी संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित करता है और अनुचित हस्तांतरण या नष्टीकरण से बचाता है।
यहाँ ध्यान देने योग्य है कि पुलिस के पास अपने क्षेत्र में विवादों और अपराधों की जांच करने और संज्ञेय आदेश प्राप्त करने के अलावा अन्य कार्य भी हो सकते हैं। पुलिस आपकी स्थिति और संदर्भ के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करेगी और आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करेगी। यहाँ उल्लेखनीय है कि न्यायिक प्रक्रिया और कानूनी नियमों में विवादों और अपराधों की जांच करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाएं होती हैं और ये नियमों का पालन करने के लिए पुलिस को अपने कार्य करने होते हैं। अगर आपको जमीन या संपत्ति के विवाद में पुलिस के साथ किसी भी प्रकार की समस्या होती है, तो आपको क्षेत्रीय कानूनी अधिकारी से संपर्क करना चाहिए और अपनी समस्या को उन्हें रिपोर्ट करनी चाहिए। अंततः जब जमीन या संपत्ति के विवाद में पुलिस का पावर उपयोग होता है, तो उसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को संचालित करना, अपराधियों को दंडित करना और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। पुलिस को इन सभी कार्यों के लिए कानूनी शक्तियों और प्राधिकार होते हैं और वे आपकी सहायता करेंगे जब आपको जरूरत होती है। और इसी के साथ हम इस वीडियो पर विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया हमसे कमेंट बॉक्स में और दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप करके पूछें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते, न्याय हेतु में आपका स्वागत है। इस वीडियो से आप जानेंगे फर्जी रजिस्ट्री को रद्द कराने की प्रक्रिया इन तरीकों से संपन्न की जा सकती है। वैध संपत्ति दस्तावेजों का संशोधन। यदि आपको लगता है कि आपकी संपत्ति पर फर्जी रजिस्ट्री हुआ है, तो पहला कदम वैध संपत्ति दस्तावेजों का संशोधन करना होता है। इसके लिए आपको उस संपत्ति के संबंधित दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए और यदि कोई अनियमितता मिलती है, तो उसे संशोधित करवाना चाहिए। संबंधित अधिकारियों को सूचित करना। फर्जी रजिस्ट्री को रद्द कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को सूचित करना भी महत्वपूर्ण है। यह संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि जिला रजिस्ट्रार, नोटरी पब्लिक या किसी अन्य सरकारी अधिकारी। उन्हें विवादित स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करना चाहिए और उनसे आवश्यक कानूनी सलाह लेनी चाहिए। न्यायिक जर्जर करें। यदि फर्जी रजिस्ट्री को रद्द कराने के लिए आपको किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी होती है, तो आप न्यायिक जर्जर दायर कर सकते हैं। इसके लिए आपको न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार योग्य न्यायिक मंडल में याचिका दायर करनी होगी। न्यायिक आदेश की प्राप्ति। यदि आपकी याचिका स्वीकृत होती है, तो आपको न्यायिक आदेश की प्राप्ति के बाद उसे पावना करना होगा। न्यायिक आदेश के अनुसार फर्जी रजिस्ट्री को अमान्य घोषित किया जाएगा और वास्तविक स्वामित्व के आधार पर संपत्ति को दर्ज किया जाएगा। फर्जी रजिस्ट्री को रद्द कराने की प्रक्रिया कठिन और समय लेने वाली हो सकती है, इसलिए आपको किसी न्यायिक पेशेवर की सलाह लेनी चाहिए और उनके मार्गदर्शन में कार्रवाई करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि आप संबंधित कानूनी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं और सभी आवश्यक दस्तावेजों को संग्रहित करें। और इसी के साथ हम इस वीडियो पर विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया हमसे कमेंट बॉक्स में और दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप करके पूछें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते, न्याय हेतु में आपका स्वागत है। इस वीडियो से आप जानेंगे जमीन विवाद को सुलझाने के लिए आप कुछ चरणों का पालन कर सकते हैं। संपर्क स्थापित करें। पहले कदम के रूप में आपको विवादित पक्ष के साथ संपर्क स्थापित करना चाहिए।
विवादित पक्ष के नियंत्रक, पटवारी, ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी के साथ संपर्क स्थापित करें और उन्हें अपनी समस्या के बारे में सूचित करें। वे आपको सही मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सकते हैं। मंच का उपयोग करें। संभावित तरीकों में से एक तरीका है मंच का उपयोग करना। आप स्थानीय पंचायत, ग्राम सभा या सामाजिक संगठनों के साथ जुड़कर अपनी समस्या को प्रस्तुत कर सकते हैं। यह आपको अधिक लोगों के समर्थन को गांठने और समस्या को समाधान के लिए अधिक दबाव बनाने में मदद कर सकता है। आधिकारिक दस्तावेजों की जांच करें। आपको अपनी संपत्ति के संबंधित दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए। कई बार जमीन की सही मालिकी को दर्ज करने के लिए सही दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास जमीन के मालिकाना दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो आपको जमीन के उपयोग और कब्जे के बारे में सबूत प्रदान करने की कोशिश करनी चाहिए। विधिक प्रक्रिया का पालन करें। यदि विवाद को सुलझाने के लिए आपको कोर्ट जाने की आवश्यकता होती है, तो आपको संबंधित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। एक प्रशासकीय या न्यायिक निकाय में मामला दायर करने के लिए उचित न्यायिक दस्तावेजों की तैयारी करें और अपनी संपत्ति की संरचना, स्वामित्व और संपत्ति के उपयोग के बारे में सबूत प्रदान करें। वकील की सलाह लें। जब भी आपके पास किसी जमीन विवाद का मामला होता है, तो वकील की सलाह लेना बेहद महत्वपूर्ण होता है। एक वकील आपको न्यायिक प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा और आपकी मदद करेगा विवाद को सुलझाने के लिए उचित कदम उठाने में। यह अपेक्षाकृत बात है कि जब आपका जमीन विवाद का मामला हो, तो आप विवादित पक्ष के साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास करें और अगर संभव हो, बाहरी मदद लें, जैसे कि स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों या सामुदायिक संगठनों की। यदि विवाद सुलझा नहीं सकता है, तो वकील की सलाह लें और न्यायिक प्रक्रिया का पालन करें। और इसी के साथ हम इस वीडियो पर विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया हमसे कमेंट बॉक्स में और दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप करके पूछें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते, न्याय हेतु में आपका स्वागत है। इस वीडियो से आप जानेंगे 498 ए के तहत जब किसी पुरुष के खिलाफ एक महिला द्वारा अभियान चलाई जाती है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और वह जमानत पर रिहा की जा सकती है। जब तक इस मामले में आयोजित होने वाली न्यायिक प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है, गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ शर्तों के अनुसार रिहा किया जा सकता है। ये शर्तें जमानत की शर्तें कहलाती हैं। यह गिरफ्तार व्यक्ति को दी जाने वाली कुछ सामान्य जमानत की शर्तें हैं जो 498 मामले में लागू हो सकती हैं। निषेधाज्ञा शर्त। इस शर्त के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को मामले की प्रक्रिया के दौरान निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। इसका मतलब है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति निशानेबाजी या उसके द्वारा निर्देशित किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आ सकता है। जमानती जमा। गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में निर्धारित राशि का जमा करना हो सकता है। यह जमानत के रूप में दिया जाता है और इसका उपयोग उनकी रिहाई के बाद किया जाता है। निजी संपर्क की अनुमति। इस शर्त के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को अनुमति दी जा सकती है कि वह अपने परिवार के सदस्यों या अन्य निकटतम रिश्तेदारों से संपर्क बनाए रख सके। इसमें उनकी पत्नी, बच्चे या अन्य परिजन शामिल हो सकते हैं। पासपोर्ट स्थानांतरण। यदि गिरफ्तार व्यक्ति के पास पासपोर्ट है, तो उसे न्यायिक प्रक्रिया के दौरान पासपोर्ट स्थानांतरण करने के लिए कहा जा सकता है। इससे उसकी विदेश यात्रा रोकी जा सकती है। न्यायिक प्रक्रिया में शर्तें। गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान निशानेबाजी के लिए शर्तें लगा सकती हैं।
इनमें से कुछ शर्तें शामिल हो सकती हैं, जैसे कि न्यायिक प्रक्रिया में उपस्थिति, वारंट के साथ सहमति देना, न्यायिक प्रक्रिया के दौरान पुलिस के साथ सहयोग करना आदि। यहाँ दिए गए उदाहरण सिर्फ जनरल जानकारी के उद्देश्य से हैं और व्यक्ति द्वारा आदान प्रदान की जाने वाली सभी शर्तें न्यायिक द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इसलिए संबंधित कानूनी प्राधिकारियों से सलाह लेना और न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ हम इस वीडियो पर विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया हमसे कमेंट बॉक्स में और दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप करके पूछे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते, न्याय हेतु में आपका स्वागत है। इस वीडियो से आप जानेंगे कि धारा 302 केस में जमानत की प्रक्रिया क्या है। आपको बता दें कि धारा 302 केस में जमानत की प्रक्रिया तत्परता और विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत आत्महत्या या हत्या के मामले को संदर्भित करती है। धारा 302 केस में जमानत की प्रक्रिया कोर्ट द्वारा निर्धारित की जाती है और वह व्यक्ति के गंभीरता और आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय लेती है। धारा 302 केस में जमानत की मांग दायर करने के लिए आपको अपने वकील की सलाह लेनी चाहिए और उन्हें आपके मामले की विशेषताओं के बारे में बताना चाहिए। इस तरह के मामलों में जमानत के लिए कोर्ट निम्नलिखित प्रमाणों को विचार करती है। प्रमाण: कोर्ट जमानत के दौरान आपके वकील के माध्यम से सभी विधिक प्रमाणों की पेशकश की जांच करेगी। इसमें आपकी पक्ष के साक्ष्य, गवाहों के बयान, वैधानिक दस्तावेज और अन्य संदर्भ प्रमाण शामिल हो सकते हैं। ये प्रमाण आपके अपराध के गंभीरता, आपकी संपत्ति के स्तर, आपकी पिछली जमानत के विरुद्ध के कारावास का इतिहास और अपराध और गवाही के बीच संबंधित तथ्यों को शामिल करते हैं। गंभीरता का मूल्यांकन: कोर्ट आपके मामले की गंभीरता का मूल्यांकन करेगी। धारा 302 में बताए गए अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट जमानत के प्रावधानों की स्थिति का निर्धारण करेगी। यहाँ पर आपराधिक रिकॉर्ड, गुनाहगार के गंभीरता और अपराध की प्रकृति आदि को विचार में लिया जाता है। सामाजिक सुरक्षा: कोर्ट आपकी और समाज की सुरक्षा की देखभाल करेगी। इसमें आपके वकील द्वारा पेश की गई साक्ष्य, संदर्भ प्रमाण और संगठनों की प्रामाणिकता शामिल हो सकती है। गवाहों की सुरक्षा: कोर्ट गवाहों की सुरक्षा और उनकी आवाज को सुनेगी। गवाहों की गवाही आपके मामले की महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और कोर्ट इसे विचार में लेती है। पूर्व जमानत का इतिहास: यदि आप पहले किसी अन्य मामले में जमानत पर रह चुके हैं और उसे तोड़ चुके हैं तो इस तथ्य को भी विचार में लिया जाता है। जमानत की प्रक्रिया में इन सभी तत्वों को विचार में लेकर और धारा 302 केस की विशेषताओं को मध्यस्थता में रखते हुए कोर्ट निर्धारित करेगी कि आपको जमानत दी जाएगी या नहीं और यदि हाँ तो उसकी शर्तें क्या होंगी। यहाँ आपको याचिका दायर करने के लिए अपने वकील से संपर्क करना चाहिए और उन्हें अपने मामले की विशेषताओं के बारे में बताना चाहिए। वे आपको सही मार्गदर्शन और सलाह देंगे जो आपके मामले में सबसे उचित होगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो पर विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया हमसे कमेंट बॉक्स में और दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप करके पूछे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद।